चलिए, तो हम लोग जो है कल एक टॉपिक स्टार्ट करा था अपन लोगों ने, कौन सा वाला, पश्चिमी घाट का है ना। पश्चिमी घाट के बारे में कल हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया था, इसका डायग्राम बनाया था और इसके बारे में जाना था कि पश्चिमी घाट जो है वो आपका किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो हमने देखा कि ये ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, कहाँ तक, ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक ये एक निरंतर पर्वत श्रृंखला के रूप में, कैसे, निरंतर पर्वत श्रृंखला के रूप में ये फैला हुआ है। और मैंने ये भी बताया था आपको कल कि ये जो है हिमालय के बाद, किसके बाद, हिमालय के बाद दूसरे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है भारत की। सेकंड जो है लार्जेस्ट माउंटेन कौन सी है, पश्चिमी घाट है। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछ ले कि हिमालय के बाद दूसरी लंबी सबसे पर्वत श्रृंखला कौन सी भारत की, तो आपको क्या बताना है, पश्चिमी घाट के बारे में बताना है। ठीक है, कितनी लंबाई इसकी लगभग, बिल्कुल सही बात है, 1600 किलोमीटर है, जबकि हिमालय की कितनी थी, हिमालय की लंबाई कितनी थी, लगभग 2400 किलोमीटर। कितनी थी, बिल्कुल याद आ रहा है कुछ, तो 2400 किलोमीटर हिमालय की लंबाई थी और इसकी लगभग 1600 किलोमीटर। ठीक है, फिर मैंने कल आपको डायग्राम में बताया था कि ये जो है गुजरात से लेकर कहां तक है ये, हाँ कन्याकुमारी, यानी ये पूरा का पूरा आपका केरल तक जाता है, सीधी सी बात है, ये भी बात आप याद रखना। और आप देखें तो यहां पर हमें गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद हमें गोवा, फिर इसका कुछ भाग तमिलनाडु और फिर उसका भाग केरला में दिखाई हमें देता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर कल मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि कुछ पहाड़ियां हमें इसमें दिखाई दे रही हैं, जिसमें मैंने आपको बताई थी कौन सी पहाड़ियां, हरिश्चंद्र की पहाड़ी है, इसके अलावा नीलगिरी की पहाड़ी है, फिर कौन सी है, अन्नामलाई है, इलायची की पहाड़ियां हैं, इस प्रकार की पहाड़ियां इसमें दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा मैंने आपको चोटियों के बारे में बताया था, तो यहाँ पे चोटियां कौन सी हैं, सालेहर चोटी है, इसके अलावा एक और कौन सी यहाँ पर, दोदा बेट्टा है, और कौन सी है, अनाईमुदी है। और अनाईमुदी सबसे ऊंची क्या है, चोटी है इस पूरे पश्चिमी घाट की। कितनी ऊंचाई इसकी बोलो, बिल्कुल चालू नहीं हो रहा था। तो इसकी ऊंचाई जो है वो हमने देखी थी 2696, कितनी है, 2696। और इसके अलावा दोदा बेट्टा वो भी हमने देखा था कल, वो कौन सी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, दोदा बेट्टा, नीलगिरी की। तो ये भी याद रखना, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, और ये पश्चिमी घाट की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बिल्कुल सही है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 2636। कितनी है, 2636। ठीक है, तो चलिए आज अपन इन सारी बातों पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी घाट की सारी डायमेंशन अपन कवर करेंगे आज। एक इसका लेते हैं पहले परिचय, क्या लेते हैं, परिचय। तो परिचय में आप लिखिएगा, पश्चिमी घाट का परिचय लिखेंगे आप लोग, लिखना, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत दक्षिण के पर्वतीय प्रदेश का एक उपभाग है। जो एक भ्रंशकगारी, जो एक भ्रंशकगारी पर्वत के रूप में, भ्रंशकगारी पर्वत के रूप में पश्चिमी तटीय मैदान के समांतर स्थित है। जो भ्रंशकगारी पर्वत के रूप में पश्चिमी तटीय मैदान के समांतर स्थित है। तो बच्चों यहां पर इस बात को बहुत ध्यान से आपको समझना है कि एक भ्रंशकगारी पर्वत के रूप में ये आपका निर्मित हुआ है। कगार का मतलब समझते, कगार, कगार को बोलते हैं स्कारपलैंड। तो कगार का मतलब होता है कोई किनारे का भाग जो कहीं से टूट कर आया है ना, कहीं से टूटकर कोई भाग आया है, तो उसका जो किनारे का जो भाग होता है उसे कगार कहते हैं। क्या कहते हैं, कगार। चूंकि पर्वत एक उठा हुआ भाग होता है, पर्वत का एक उठा हुआ भाग होता है। तो यहां पर ये जो आपका पश्चिमी घाट है, इसका असल में देखा जाए
तो मैं आपको बताता हूं, जो आपका अफ्रीका था ना, अफ्रीका, जो अफ्रीका था ना, इस अफ्रीका का ये पूरी भाग भी था, कुछ इस प्रकार से इससे जुड़ा हुआ था, है ना। तो आगे चलकर भूगर्भिक हलचलों से, प्लेट टेक्टोनिक हलचलों से ये भाग यहां से टूट गया, यहां से क्या हो गया, टूट गया। जब ये यहां से टूटा भाग, तो ये इससे अलग हो गया, जब ये टूटा तो इससे क्या हो गया, अलग हो गया बच्चों। अब अलग हुआ, अलग हुआ तो फिर ये जो है कुछ इस प्रकार का भाग जो है यहां से अलग हो गया, ठीक है, याद रखें आप लोग। अब क्या हुआ, जब ये भाग आगे की ओर बढ़ रहा था तो ऊपर जाकर ये यूरेशियन प्लेट से टकरा गया, ऊपर जाकर किससे टकरा गया, यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। इसके इस साइड में कौन सी प्लेट थी, ये यूरेशियन प्लेट, ठीक है। अब यहां से जब ये टूटा तो यहां का जो ये भाग था, कटा फटा भाग जो इसका टूटा था, इस पूरे भाग को कगार कहते हैं। क्या कहते हैं, कगार। यहां से टूट कर ये अलग हुआ ना, तो ये पूरा जो टूटा हुआ भाग दिख रहा है ना, ये यहाँ का, इसे क्या बोलते हैं, कगार कहते हैं। क्या कहते हैं, कगार, ठीक है। अब जब ये इससे टकराया, जब ये इससे टकराया, ये टूटा हुआ भाग जब इससे टकराया, तो टकराया तो आपने देखा होगा जब कोई भी चीज किसी वस्तु से टकराती है तो आपने देखा होगा वो पीछे का उसका उठ जाता है, पीछे का क्या हो जाता है। भैया आपने कोई कार एक्सीडेंट देखा होगा तो उसमें कार जब भिड़ जाती है किसी जगह से तो पीछे से कार उठ जाती है, आगे से धंस जाती है, होता है कि नहीं होता, ऐसा ऐसा ही होता है कि नहीं होता, बिल्कुल। तो यहां पर ऐसा ही वैज्ञानिकों ने देखा कि जब ये इसे टकराया तो इसका ये वाला भाग तो नीचे धंस गया और ये वाला भाग उठ गया ऊपर। कौन सा वाला भाग, ये किनारे वाला। जैसे ये टकराया तो टकराकर आगे का भाग नीचे धंसा और पीछे का भाग ऊपर उठ गया। तो ये जो भाग उठा हुआ दिख रहा है हमें पीछे से, यही तो क्या है, पर्वत है। क्या है, तो वास्तव में ये जो कगारी प्रदेश है जो टूटा यहां से और टूट कर जब इससे टकराया तो इसका ये जो आपका ये पिछला वाला भाग है, अगाड़ी भाग तो धंस गया और पीछे भाग क्या हो गया, ऊपर उठ गया। तो पीछे उठा हुआ जो भाग है ना वो हमें एक पर्वत के रूप में दिखाई देने लगा। और ऐसे पर्वत को कहते हैं हम लोग भ्रंशोत्त पर्वत। क्या कहते हैं, भ्रंश के सहारे ये निर्मित हुआ, मतलब इसका एक किनारा जो है आगे का जो है वो भ्रंश बन गया और पीछे का भाग इसका उठ गया। तो ये उठा हुआ भाग क्या कहलाया, हमारा पर्वत कहलाया। इसी को नाम दिया गया पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट पर्वत कैसा पर्वत है, एक भ्रंश कगारी पर्वत है, कगार के रूप में निर्मित हुआ है, भ्रंश के सहारे निर्मित हुआ है, इसलिए इसको भ्रंश कगारी पर्वत या भ्रंशोत्त पर्वत भी कहते हैं, ठीक है ना बच्चों, याद रखेंगे। तो ये कहां से अलग हुआ था, अफ्रीका के पूर्वी भाग से अलग हुआ। अफ्रीका गोंडवाना लैंड का भाग था, किसका भाग था, गोंडवाना लैंड समझते हैं आप लोग। एक वैज्ञानिक थे वैगनर साहब, उन्होंने इस पूरी पृथ्वी पर एक भूखंड की परिकल्पना करी थी और उसको नाम दिया था उन्होंने पेंजिया। उन्होंने कहा था कि ये सभी महाद्वीप जो हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना, ये पहले ऐसे नहीं थे, पहले केवल पूरी पृथ्वी पर एक ही भूभाग था और उसको नाम दिया था पेंजिया। और वो पेंजिया आगे चलकर दो भागों में टूटा था, जिसका एक भाग कहलाया अंगारा लैंड और एक भाग कहलाया, एक्चुअली में गोंडवाना लैंड जो है जब टूटा तो उससे ही अफ्रीका बना है और अफ्रीका से ही अलग होकर ये प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ, है ना। और प्रायद्वीपीय भारत का ये जो किनारे वाला भाग है ये वाला, ये क्या कहलाया, पश्चिमी घाट। क्लियर है, जो कि एक भ्रंशोत्त पर्वत या एक भ्रंश कगारी पर्वत के रूप में निर्मित हुआ। यहां तक क्लियर हुआ। तो चलिए, तो परिचय में आपको यही बात लिखनी पड़ेगी। तो परिचय में आपने क्या लिखा, आपने लिखा कि जो पश्चिमी घाट है ये वास्तव में प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत दक्षिण के पर्वतीय प्रदेश का एक उपभाग है जो एक भ्रंश कगारी प्रदेश पर्वत के रूप में पश्चिमी तटीय मैदान के समांतर स्थित है। कल मैंने आपको बताया पश्चिमी तटीय मैदान के इसके समांतर स्थित है, ठीक है। अब आते हैं इसके विस्तार को लेकर, ठीक है। तो हम इसके विस्तार की बात कर लें अब। तो परिचय लिख लिया आप लोगों ने, चलिए परिचय के बाद आते हैं विस्तार। विस्तार, इसका विस्तार। तो विस्तार में आप बताइएगा कहां से कहां तक है। मैंने कल डायग्राम बताया, ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। तो लिखेंगे विस्तार में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत। आ जाइए, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है।
ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। लंबाई कितनी है इसकी? 1600 किलोमीटर। तो लिखें जिसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। कितनी है बोलो? हाँ। इसके अलावा विस्तार में आप स्टेट बता दो। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल एवं तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु एवं केरल जैसे राज्यों में विस्तृत है। औसत ऊंचाई इसकी कितनी है लगभग? हाँ, तो औसत ऊंचाई लगभग इसकी 1100 मीटर है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया इसका विस्तार। अब आते निर्माण को लेकर, अब आते इसके निर्माण को लेकर। निर्माण बताएंगे अपन इसका। तो निर्माण अभी मैंने बताया, वही आपको बताना है। तो लिखेंगे निर्माण में गोंडवाना लैंड के एक भाग के रूप में, गोंडवाना लैंड के एक भाग के रूप में अफ्रीका के पूरी भाग से पृथक होकर, अफ्रीका के पूरी भाग से पृथक होकर एक भ्रंशोत पर्वत के रूप में निर्मित हुआ है। एक भ्रंशोत पर्वत के रूप में निर्मित हुआ है। भ्रंशोत पर्वत के रूप में निर्मित हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट भी आप मेंशन कर देना। तो आपको बिल्कुल बताना पड़ेगा कि ये गोंडवाना लैंड के एक भाग के रूप में अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र से क्या हुआ? अलग हुआ, और एक भ्रंशोत पर्वत के रूप में क्या हुआ है? निर्मित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अब बताएंगे इसकी पहाड़ी। क्या बताएंगे? हिल्स, पहाड़ी बताएंगे हम लोग, पहाड़ियां। ठीक है, तो अब इसकी पहाड़ियां बताएंगे आप लोग, लिखना आप लोग। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, ठीक है। फिर लिखिएगा आप लोग नीलगिरी, फिर लिख रहा अन्नामलाई, अन्नामलाई एवं इलायची जैसी पहाड़ियां स्थित है। तो यहां पर हमें कुछ पहाड़ियां दिखाई देती हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पहाड़ियां हो गई। अब आते हैं हम लोग चोटियों पे। किस पे? चोटी, ठीक की बात कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले तो आप बताना इस पूरे पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है ना, कौन सी है? अनाईमुदी। तो आप लिखेंगे पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुदी, अनाईमुदी। 2696 मीटर। फिर द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोदा बेट्टा, है ना। फिर आप बताएंगे द्वितीय या दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा। छब्बीस 36 मीटर के लगभग इसकी क्या ऊंचाई है? कई जगह डोडा, लेकिन वो इंग्लिश में डोडा, हिंदी में दोदा कहते हैं।
कई जगह आपको इंग्लिश में डोडा मिलेगा, लेकिन वो दोदा है, हिंदी में उसको बोलते दोदा बेटा, है ना, दोदा बेटा। इंग्लिश में क्या है, वो ज्यादातर उसको डोडा लिख दिया, डोडा, लेकिन वो रियल में दोदा बेटा है ना। चलिए, तो ये भी बता देंगे आप लोग। अन्य चोटी में लिख देना, अन्य चोटियों में कलसुबाई और सालेर। कलसुबाई और सालेर, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई किसकी, चोटियों की। अब बात करते हैं चट्टान। इस पर्वत में चट्टान कौन सी मिलेगी हमें, चट्टान, रॉक्स की बात कर लें। एक तो सबसे पुरानी चट्टान के रूप में आर्कियन है, यहां पर क्या है, आर्कियन के साथ साथ यहां पर हमें धारवाड़ मिलेंगी। कौन सी मिलेंगी, धारवाड़ मिलेंगी, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर हमें, हम बताएंगे यहां पे आर्कियन है, कौन सी, आर्कियन, यहां पर मिलेगी हमें धारवाड़, और यहां पर मिलेगी दक्कन, क्रम की चट्टान। तो आप लिखेंगे इस क्षेत्रों में आर्कियन, धारवाड़ एवं दक्कन क्रम की चट्टानों का विस्तार दिखाई देता है। तो सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है, आर्कियन है, इसके अलावा धारवाड़, और इसके अलावा दक्कन क्रम की चट्टान दिखाई हमें देती है, ठीक है। दक्कन क्रम की चट्टान बेसिकली हमें महाराष्ट्र वाले रीजन में दिखाई देती है ना, याद रखिएगा। चलिए, तो बात हो गई चट्टानों को लेकर। अब बात करते हैं दर्रे। क्या बात करें बच्चों, यहाँ पे कुछ पास है, वो भी हमें बताने पड़ेंगे, दर्रे, ठीक है। अब देखो, दर्रों की मैं बात आप यहाँ पे बताता हूं। जैसे हमारा ये हमारा पश्चिमी घाट है, देखो यहां पर में एक दर्रा मिलता है, इसका नाम क्या है, थाल घाट, ठीक है। फिर में एक दर्रा और मिलता है, इसका नाम क्या है, भोर घाट। यहां पर एक दर्रा और मिलता है, इसका नाम क्या है, पाल घाट। एक दर्रा हमें और मिलता है, इसका नाम क्या है, सेनकोटा। तो बैक टू बैक हमें यहाँ पे 4 दर्रे दिखाई देती है इस पूरे पश्चिमी घाट में। कौन कौन से, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा। बात आती है कि ये किस किस को जोड़ते हैं, है ना। तो देखो, जो मुंबई शहर है, कौन सा, मुंबई, इधर मुंबई शहर है और इस साइड में पड़ता है नासिक। कौन सा पड़ता है, तो अगर आपको मुंबई से नासिक की तरफ जाना है तो यहां पर हमें जो है, जो दर्रा यूज करना है वो कौन सा होगा, थालघाट, है ना। थालघाट दर्रे से मुंबई से नासिक की ओर जाते हैं, तो ये मुंबई से नासिक को जोड़ता है, ठीक है। फिर यहां पर एक शहर और है जिसका नाम है पुणे। क्या नाम है, पुणे शहर है। तो पुणे शहर, तो आपको अगर मुंबई से पुणे जाना है, कहां जाना है, मुंबई से जाना है आपको पुणे, तो आप मुंबई से कौन सा दर्रा यूज करेंगे,
आप यूज करेंगे भोरघाट। कौन सा? भोरघाट, है ना। तो मुंबई से पुणे को ये जोड़ देता है, ठीक है। फिर एक शहर है जिसका नाम है कोच्चि। क्या नाम है? कोच्चि केरल में है, कोच्चि। और एक शहर है कोयम्बटूर। कौन सा? तो अगर आपको कोच्चि से जाना है कहां? कोयम्बटूर की तरफ, तो आप कौन सा यूज करेंगे? तो आप यूज करेंगे पालघाट। कोच्चि से कोयम्बटूर के लिए आपको लेकर जाएगा, ठीक है। फिर एक शहर है और याद रखना है तिरुवनंतपुरम। कौन सा? तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। और एक शहर है इधर मदुरई। कौन सा? मदुरई। तो अगर आपको जाना है तिरुवनंतपुरम से मदुरई की तरफ, तो आप सीधा कौन सा दर्रा पकड़ेंगे? सैनकोटा। सैनकोटा दर्रे के थ्रू आप कहां जाएंगे? तिरुवनंतपुरम से मदुरई की तरफ, ठीक है। तो ये दर्रे हैं जो आपको, इसको बना लो आप दर्रों में, है ना। दर्रे हेडिंग बनाकर इसको आप डायग्राम बना लो। अब देखो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं ना, तो आप इनको याद रखिएगा। तो आपका थालघाट दर्रा जो है ये मुंबई से किसको जोड़ेगा? नासिक को, ठीक है। भोरघाट दर्रा किसको जोड़ेगा? मुंबई से पुणे को, ठीक है। पालघाट दर्रा किसको जोड़ेगा? कोच्चि से कोयम्बटूर को। और सैनकोटा तिरुवनंतपुरम से मदुरई को। कोच्चि शहर केरल स्टेट में आता है, तिरुवनंतपुरम भी केरल स्टेट में आता है ना। कोयम्बटूर और मदुरई ये आपके तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखना। और एक चीज और भी याद रख सकते हैं आप लोग, जो नीलगिरी पहाड़ी, कौन सी? नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी के बीच में, एक सेकंड इस साइड बना देता हूं मैं। नीलगिरी पहाड़ी, फिर हमें एक पहाड़ी कौन सी मिलती है? अन्नामलाई। और एक पहाड़ी में कौन सी मिलती है? इलायची। कार्डेमम पहाड़ी, ठीक है ना। तो देखो नीलगिरी और
नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में जो हमें दर्रा मिलता है इसका नाम क्या है? पाल घाट, है ना। और अन्नामलाई इलायची के बीच में मिलता है उसका नाम क्या है? सेनकुटा। क्लियर है? तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जो है कौन सी दो पहाड़ियों के बीच में पाल घाट दर्रा है, तो आप बता सकते हैं कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में। ऐसे ही पूछा जाता है कि अन्नामलाई इलायची के बीच में कौन सा दर्रा है, तो आप बता देना सेनकुटा दर्रा, है ना। तो दर्रों के बारे में यहां से ये बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। तो दर्रों का अपना सेगमेंट कवर होता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर खनिज को लेकर, मिनरल्स। पश्चिमी घाट के मिनरल्स की बात कर लें तो देखो, पश्चिमी घाट में आप देखें तो यहां पर हमें एक तो धारवाड़ चट्टानों में लोहा बहुत मिलता है ना। क्या मिलता है? लोहा बहुत मिलता है। तो आप लिखेंगे धारवाड़ चट्टानों के कारण लोएस्क इसके अलावा हमें यहाँ पे मैग्नीज मिलता है, सोना मिलता है, बॉक्साइड मिलता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे बता दीजिएगा। तो यहां पर हमें लोहा मिलता है, मैग्नीज मिलता है, बॉक्साइड मिलता है ना, याद रखिएगा। चलिए, तो यहां पर कुछ हमें मिनरल्स के बारे में बता देना था। मिनरल्स के बाद हम बात करेंगे इस क्षेत्र की वनस्पतियों को लेकर। वनस्पतियों के बारे में बता दें थोड़ा सा। वनस्पति, यहाँ पे वेजिटेशन किस प्रकार का मिलेगा वो हमें बताना है। बच्चों, पश्चिमी घाट जो है ये वर्षा बहुत ज्यादा प्राप्त करता है। अरब सागर से जो हमारा मानसून जब आता है ना, तो सबसे पहले वर्षा पश्चिमी घाट पे ही होती है और यहाँ पर अच्छी वर्षा होती है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों में इसका नाम आता है। यहाँ पर एवरेज रेनफॉल ही 250 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है। तो भारत के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों में पश्चिमी घाट का नाम आता है। यहाँ पे सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। कहते हैं कि 1 जून को जो मानसून सबसे पहले आता है ना, वो पश्चिमी घाट में केरल के तट से ही टकराता है और इस घटना को मानसून प्रस्फुट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून प्रस्फुट भी कहते हैं, ठीक है। तो मानसून प्रस्फुट की घटना कहाँ पे होती है? वेस्टर्न घाट पे ही होती है। और यहाँ पर अधिक वर्षा के कारण आपको पता होगा वर्षा का संबंध किससे होता है? वनस्पतियों से। जहाँ पे वर्षा अच्छी होगी वहां पे वनस्पतियां भी कैसी होंगी? सदाहरित प्रकार की होंगी। क्या होंगी? तो यहाँ पर बच्चों में जो फॉरेस्ट है वो एवरग्रीन और डेंस मिलते हैं। मतलब यहाँ पर सघन और सदाहरित प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है। कैसे? सघन और सदाहरित प्रकार के। तो आप लिखेंगे इसमें अत्यधिक वर्षा के कारण सघन एवं सदाहरित प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है। सघन एवं सदाहरित प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है। और नीलगिरी में, जो नीलगिरी की पहाड़ियां है ना, नीलगिरी में यहां के वनों को सोलास वन के नाम से जानते हैं। सोलास, नीलगिरी में इन वनों को विशेष रूप से सोलास वन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलास। नीलगिरी में
पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं हम लोग? सोलास वन के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, फिर वनस्पतियों के बारे में क्लियर हो गया। नदियों की बात कर लेते हैं। इस नदियां, जो पश्चिमी घाट है ना बच्चों, यहां से दोनों साइड नदियां निकलती हैं। कुछ नदियां पूर्व दिशा की ओर जा रही हैं, तो कुछ नदियां पश्चिम दिशा की ओर जा रही हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे ये जो पश्चिमी घाट है, यहां से एक नदी जो है जिसका नाम क्या है? गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी। एक नदी है, इसका नाम क्या है? कृष्णा। कौन सी है? कृष्णा। एक नदी का नाम क्या है? कावेरी। तीन बड़ी बड़ी नदियां तो ये वेस्टर्न घाट से निकल कर जा रही है। कहां पर? बंगाली खाड़ी की तरफ। कहां जा रही है? इसका नाम क्या है? गोदावरी, कृष्णा, ठीक है। फिर कुछ नदियां जो हैं वो कहां आ रही हैं? इस साइड आ रही हैं। अरब सागर की तरफ। तो कुछ नदियां तो आ रही हैं अरब सागर की तरफ, और कुछ नदियां जा रही हैं कहां पर? बंगाली खाड़ी की तरफ। ये नदियां कौन सी हैं? जैसे इन नदियों को अपन अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे इधर मांडवी है, कौन सी? ज्वारी है, शरावती है, पेरियार है, भरतपूजा है। ये नदियां अरब सागर साइड है। तो जो पश्चिमी घाट है ना, यहां से बंगाली की खाड़ी और अरब सागर दोनों साइड की तरफ नदियां निकल कर जा रही हैं। तो ये एक प्रकार का जल विभाजक भी है, जो दोनों साइड से नदियां यहां से निकल रही हैं। ठीक है, तो नदियों के बारे में आप लिखिएगा, नदियां हेडिंग बनाकर। पश्चिमी घाट से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों का उद्गम बंगाल की खाड़ी की ओर होता है। पश्चिमी घाट से गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी जैसी नदियों का उद्गम बंगाल की खाड़ी की ओर होता है ना? बंगाली खाड़ी की ओर होता है। साथ ही साथ मांडवी ज्वारी, शरावती, पेरियार एवं भरतपूजा जैसी नदियों का प्रवाह अरब सागर की ओर होता है। प्रवाह अरब सागर की ओर होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा नदियों वाला सेगमेंट भी कवर होता है। तो हमने यहां पर सारे सेगमेंट कवर कर लिया। फाइनली आते हैं इसके महत्व को लेकर। ठीक है, अपन इसके महत्व पे चर्चा कर लेते हैं, पश्चिमी घाट के महत्व की। ठीक है,
महत्व। अब बात करें महत्व को लेकर, तो बच्चों इसके बहुत सारे महत्व हैं, हम इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से देख सकते हैं। जैसे पहला महत्व तो यही है कि सबसे पहले मानसून का आगमन कहाँ पे होता है? भारत में पश्चिमी घाट पर ही होता है। तो हमारे मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ पे हो रहा है? पश्चिमी घाट पे हो रहा है। तो पहला महत्व लिखिएगा, जलवायु की दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से दक्षिण पश्चिम मानसून का सर्वप्रथम आगमन, जलवायु की दृष्टि से दक्षिण पश्चिम मानसून का सर्वप्रथम आगमन पश्चिमी घाट पर होता है। है ना? और औसत वर्षा लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर, हाँ, पश्चिमी घाट पर होता है ना। और उसी में लिख देना ब्रैकेट में औसत वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात। दूसरे नंबर बच्चों आप यहां पे देखें, जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है। ये किसकी दृष्टि से? तो आप लिखेंगे प्राकृतिक जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र माना जाता है। प्राकृतिक जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र। कैसे? क्योंकि यहां पर बच्चों एक तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है यहीं पर, और यहीं पर एक शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो सर्वाधिक जैव विविधता के लिए जाना जाता है भारत में। यहां पर साइलेंट वैली शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, और नीलगिरी जैसा बायोस्फीयर रिजर्व यहीं पर स्थित है, जो बायोडायवर्सिटी के लिए अपनी विशेष पहचान रखता है। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके पर्यटन की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? यहां पर प्राकृतिक पर्यटन की दृष्टि से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां पर क्या है बच्चों? प्राकृतिक पर्यटन। क्या है? अब प्राकृतिक पर्यटन में यहां पर क्या है? तो यहां पर है ऊटी। ऊटी का नाम सुना आपने? हाँ, तो यहां पर बहुत ही फेमस है नीलगिरी पहाड़ियों में ऊटी, जिसे उटक मंडलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उटक मंडलम। तो आप लिखेंगे यहां पर एक हिल स्टेशन है ऊटी, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में ऊटी, ब्रैकेट लिख देना उटक मंडलम, उटक मंडलम ऊटी, उटक मंडलम ऊटी हिल स्टेशन है। एक और यहां पर हिल स्टेशन जिसका नाम है कोडाई कनाल। क्या नाम है? कोडाई कनाल। यहां पर कोडाई कनाल हिल स्टेशन भी मिलेगा, कोडाई कनाल। है ना? यहां पर जो है आपको क्या मिलेगा? लोनावाला। महाराष्ट्र में मुंबई के पास में क्या मिलेगा? एक लोनावाला। लोनावाला। यहीं पे मिलेगा आपको खंडाला। क्या मिलेगा? खंडाला। तो लोनावाला है, खंडाला है ना, ऊटी है, कोडाई कनाल है, ये बहुत सारे यहाँ पर क्या है हिल स्टेशन है जो काफी फेमस है। ठीक है, इनकी लोकेशन देखो, ये खंडाला तो महाराष्ट्र में मुंबई के पास पड़ता है ना, ये लोनावाला ये महाराष्ट्र में, ये पड़ते हैं आपके तमिलनाडु वाले। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर हमें देखना है क्या? प्राकृतिक पर्यटन भी है बच्चों यहाँ पर। ये तो वो हो गया क्या बोलते हैं, प्राकृतिक। धार्मिक पर्यटन भी यहाँ पे क्या है? धार्मिक सॉरी, धार्मिक पर्यटन के रूप में आप लिखेंगे यहां पर है श्रावण बेलगोला। क्या है?
श्रावण बेलगोला जैनों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। लिखो श्रावण बेलगोला। श्रावण, यहां पर है महाबलेश्वर। क्या है? महाबलेश्वर। तो श्रावण बेलगोला महाबलेश्वर जैसे प्राकृतिक धार्मिक स्थल भी स्थित है यहां पर। ठीक है, चलिए। तो ये तो आपने, ये कर्नाटक पड़ता है। कहां पड़ता है? ये जैनों का बहुत ज्यादा फेमस स्थल है। यहाँ पे महामत्स्याभिषेक होता है किसका? भगवान बाहुबली का। ठीक है, चलिए। तो ये पॉइंट क्लियर होगा अपना। इसके अलावा प्राकृतिक जल विभाजक के रूप में भी स्थित है ये। किसके रूप में? अगला महत्व लिख देना, ये प्राकृतिक जल विभाजक के रूप में स्थित है। प्राकृतिक जल विभाजक रूप में स्थित है। क्लियर है बच्चों? चलो, तो ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं फाइनली इसकी चुनौती। क्या आते हैं? चुनौती। चुनौती चुनौती में आप बात करें तो देखो, यहां पर बहुत ज्यादा टूरिज्म बढ़ा है। क्या बढ़ा है? क्योंकि यहाँ पे हिल स्टेशन वगैरह है, प्राकृतिक धार्मिक पर्यटक स्थल है, तो टूरिज्म बढ़ने से यहाँ की जैव विविधता को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो आप लिखेंगे अत्यधिक पर्यटन के कारण जैव विविधता का ह्रास। अत्यधिक पर्यटन के कारण क्या हुआ है? जैव विविधता ह्रास हुआ। दूसरा, यहां पर जो चक्रवातों की भी समस्या, अरब सागर से उत्पन्न होने वाले चक्रवात जो है ना, वो इस क्षेत्र को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो आप लिखेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है ये। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। यहां पर अवैध वन्यजीव शिकार, यहां पर अवैध वन्यजीव शिकार, अवैध वन्यजीव शिकार एवं अवैध उत्खनन की समस्या है। और एक समिति गॉडगिल समिति, तो गॉडगिल समिति ने इस पश्चिमी घाट को आने वाले समय में संकट का बताया बहुत ज्यादा, कि पश्चिमी घाट पे आने वाले समय बहुत बड़ा संकट आ रहा है। क्यों? क्योंकि लगातार इसका क्षरण हो रहा है, लगातार इसका उत्खनन हो रहा है, तो आने वाले समय इसको बचाने की जरूरत है ना। तो लिखेंगे गॉडगिल समिति के अनुसार सर्वाधिक संकटग्रस्त स्थिति में, गॉडगिल समिति के अनुसार सर्वाधिक संकटग्रस्त स्थिति में ये। ठीक है, बस। तो ये इसकी कुछ चुनौतियां लिख दीजिएगा आप लोग, और फाइनली इसका निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष हम बता देंगे फाइनली। तो निष्कर्ष आप लिखिएगा, इस प्रकार इन चुनौतियों के बावजूद भी चुनौती बावजूद ही पश्चिमी घाट न केवल भौगोलिक एवं जलवायु दृष्टि से संपन्न माना जाता है,
बल्कि भौगोलिक एवं जलवायु दृष्टि संपन्न माना जाता है, बल्कि हिमालय के बाद या हिमालय के उपरांत दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में, दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में सह्याद्री पर्वत के रूप में सह्याद्री पर्वत के रूप में प्रसिद्ध है, सह्याद्री पर्वत के रूप में प्रसिद्ध। बस, तो ये हमारा अब कवर होता है कौन सा, पश्चिमी घाट। पूरा समझ में आया बच्चों आपको, एकदम व्यवस्थित तरीके से। एक बार रिवीजन कर लें इसका, पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका पश्चिमी घाट का पूरा। सबसे पहले देखो परिचय हमें याद रखना है। परिचय में हम क्या लिखेंगे, परिचय में लिखना है कि ये प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत दक्षिण के पर्वतीय प्रदेश का क्या है, एक उपभाग है, जो एक भ्रंशकगारी पर्वत के रूप में पश्चिमी तटीय मैदान के समांतर स्थित है। ठीक है, ये तो इसका एक परिचय लिख देना आपको। परिचय के बाद आप क्या लिखेंगे, परिचय बाद लिखना है इसका विस्तार। विस्तार में आपको क्या बताना है भाई, ये ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक, कहां से, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी, और ये आपका जो है गुजरात, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद में आपका कर्नाटक, थोड़ा सा भाग, कुछ भाग इसका तमिलनाडु, कुछ भाग इसका केरल में फैला हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है, इसकी ऊंचाई औसत कितनी है, लगभग 1100 मीटर है। और इसके बारे में आप बता सकते हैं ये सारे पॉइंट इस विस्तार में। ठीक है, अब आपको याद रखना है क्या, इसका निर्माण। निर्माण में आप क्या बताएंगे, निर्माण में बताना कि गोंडवाना लैंड के एक भूभाग के रूप में ये अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र से क्या हुआ है, अलग हुआ है, और एक भ्रंशोत पर्वत के रूप में निर्मित हुआ है। किसके रूप में, भ्रंशोत पर्वत के रूप में। भ्रंशोत पर्वत को ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं, तो ये ब्लॉक पर्वत के रूप में निर्मित हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फिर मैंने आपको इसकी पहाड़ियां बताई थी। पहाड़ियों में आप बता सकते हैं, यहाँ पर हरिश्चंद्र की पहाड़ी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको नीलगिरी की पहाड़ी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको अन्नामलाई की पहाड़ी मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको इलायची की पहाड़ी मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलो चोटी की बात करें, यहाँ पे सर्वोच्च शिखर के रूप में कौन सी है, बोलो, अनाई-मुदी है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ऊंचाई कितनी है, 2696, 2696 मीटर। फिर सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है बच्चों, दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा कहां पर मिलेगी हमें, नीलगिरी पहाड़ी पर। और अनाई-मुदी कहां पे मिलेगी हमें, बोलो, अन्नामलाई पहाड़ी पर, है ना। तो ये बात भी याद रखना कि अन्नामलाई पहाड़ी पर हमें कौन सी मिलेगी, अनाई-मुदी, और नीलगिरी पहाड़ी पर कौन सी मिलेगी, दोदा बेट्टा। ऊंचाई दोनों की याद रखें आप लोग। अच्छा, एक प्रश्न बनता है, ऐसे आ जाए प्रश्न कि प्रायद्वीपी पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या आंसर करेंगे, बिल्कुल सही बात है। प्रायद्वीप पठार की भी आ जाए तब भी आपका आंसर क्या होगा, अनाई-मुदी। अगर ऐसे आ जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी आंसर यही रहेगा। अगर ऐसे प्रश्न आ जाए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो तब भी यही क्वेश्चन आंसर रहेगा। और ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तो तब भी आंसर यही रहेगा। समझ आया कि नहीं आया। तो किसी प्रकार से आ जाए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, कुछ भी आ जाए, आंसर क्या करेंगे, ठीक है। फिर ये भी प्रश्न आ सकता है, प्रायद्वीप पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, बोलो, तो दोदा बेट्टा, है ना। प्रायद्वीप पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, और अगर आ जाए पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो भी दोदा बेट्टा, है ना। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तो बोलो, दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा ऊंचाई कितनी है, 26,
2696, ओ सॉरी 2636 और 2696, 2696 चानाई मुदी की और 2636 किसकी है? दोदा बेटा की। ठीक है, याद हो जाएगा। चलो अगला अगला सेगमेंट चलते हैं। चट्टान कौन कौन सी बताई मैंने आपको यहाँ पर? बिल्कुल, धारबाड़ मिलेगी, आर्किन मिलेगी, और कौन सी मिलेगी? दक्कन क्रम की चट्टान यहाँ पे देखने को हमें मिल जाएगी। ठीक है, चलिए दर्रे, दर्रे यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कौन कौन से बोलो? तो यहाँ पे मिलेगा थालघाट, घूरघाट, पालघाट और सैनकोटा दर्रा। चलिए थालघाट किसको कनेक्ट कर रहा है बताओ जल्दी से? मुंबई से नासिक को, देख रहे हैं आप लोग, मुंबई से नासिक को ही कनेक्ट कर देगा। ठीक है, घूरघाट किसको कनेक्ट करेगा बोलो? मुंबई से पुणे को, तो मुंबई से पुणे के बीच में कौन सा जा रहा है? ठीक है, फिर जो है पालघाट किसको कनेक्ट कर रहा है बोलो? कोच्चि से कोयम्बटूर को। और आपका सैनकोटा किसको कनेक्ट कर रहा है? ठीक है, पहाड़ियों के बीच में पूछ रहे तो भी बता सकते हैं आप लोग, तो आप बता सकते हैं ना। तो पालघाट कौन सी पहाड़ियों के बीच में है? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है ना। और आपका जो है सैनकोटा किसके बीच में? बढ़िया, यहां तक क्लियर है। चलिए तो आगे चलते हैं। अगला सेगमेंट कौन सा है हमारा? क्या खनिज कौन कौन सी मिलेंगे बोलो? लोहा बहुत मिलता है इस क्षेत्र में, इसके अलावा हमें यहाँ पे मैग्नीशियम मिलता है, यहाँ पे हमें बॉक्साइड ही मिलता है, याद रखें आप लोग। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्या बच्चों, चलिए अब आते हैं हम लोग वनस्पति। वनस्पति कैसी मिलेंगी यहाँ पर? सघन और सदाहरित प्रकार के वन। क्यों मिलेंगे यहाँ पर सघन और सदाहरित प्रकार के वन? वर्षा अच्छी होती है, बिल्कुल सही बात है। तो अच्छी वर्षा के कारण यहाँ पर सघन और सदाहरित प्रकार के वन मिलते हैं। और इन वनों को विशेष प्रकार से नीलगिरी में क्या कहते हैं? सोलास वन के नाम से भी इन्हें जानते हैं। सोलास वन कहाँ पे मिलेंगे? नीलगिरी मिलेंगे पर्टिकुलर। ठीक है, तो एक बार प्रश्न पूछा गया प्रीलिम्स में कि सोलास वन कहाँ पर है, तो आप बताना नीलगिरी में। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्या, खनिज हो गए, वनस्पतियां हो गई, अब क्या है अगला? नदियां कौन सी बताओ? तो यहाँ पे दोनों प्रकार की नदियां हैं, कुछ नदियां अरब सागर की तरफ गिर रही हैं और कुछ नदियां बंगाली खाड़ी की तरफ जाके गिर रही है। बंगाली खाड़ी की तरफ कौन कौन सी गिर रही है? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, नदियों के सेगमेंट पर डिटेल में पढ़ेंगे इनको कि नदियां जो है लंबाई कितनी है, कहाँ से निकल रही है, इनकी कौन कौन सहायक नदियां हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में जब नदियां अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तो पश्चिमी घाट के रेस्पेक्ट में आपको केवल नाम याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा अरब सागर की तरफ कौन कौन सी जा रही है? मांडवी है, ज्वारी है, शरावती है, पेरियार है और भरतपूजा है ना। ये नदियां आपकी कहाँ जा रही है? अरब सागर की तरफ जा रही है। क्लियर है, चलिए नदियों का सेगमेंट कवर हुआ। अगला अगला कौन सा है? महत्व का। महत्व क्या क्या है बता सकते हैं आप मुझे? पहला तो जलवायु की दृष्टि से देख लो, तो यहाँ पर भारत का सबसे पहले मानसून का आगमन इसी पर्वत पे होता है, तो सबसे पहले मानसून का आगमन होता है और वर्षा भी यहाँ पे कितनी होती है? बढ़िया, पहला सेगमेंट। दूसरा महत्व क्या बोलो? प्राकृतिक जैव विविधता, यानी नेचुरली बायोडायवर्सिटी से ये क्या रिच है, संपन्न है। कौन सी भाई यहाँ पे बायोडायवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं क्षेत्र? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, और केरल में शांत घाटी के क्षेत्र जो है राष्ट्रीय उद्यान का, ये बहुत जाना जाता है। किसके लिए? बायोडायवर्सिटी। सबसे बायोडायवर्सिटी मिलती है यहाँ पर, कहाँ पर? केरल की शांत घाटी। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमने क्या देखा? टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, दोनों प्रकार का टूरिज्म है, यहाँ पर नेचुरल भी है और यहाँ पर रिलीजियस भी है, धार्मिक पर्यटन और प्राकृतिक पर्यटन। तो प्राकृतिक पर्यटन में क्या है यहाँ पर बताओ? ऊटी जैसा हिल स्टेशन है, उटक मंडलम है, मतलब उसी को बोलते हैं उटक मंडलम, कोडाई कनाल है, लोनावाला है, खंडाला है ना, तो ये यहाँ पे मिलेंगे हमें। और इसके अलावा हमें धार्मिक पर्यटन के सावड़ गुलगुला और महाबलेश्वर जैसे भी क्षेत्र यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। और क्या महत्व में लिखा हम लोगों ने? बिल्कुल, प्राकृतिक जल विभाजक समझते हैं? जल विभाजक मतलब जिससे अलग अलग दिशाओं में नदियां जाती हैं जिस पर्वत से, उसे जल विभाजक कहते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक जल विभाजक के रूप में भी क्या स्थित है बच्चों, है ना, याद रखिएगा आप लोग। और चुनौतियां बताओ जल्दी से, क्या चुनौतियां हैं? एक तो बहुत ज्यादा टूरिज्म बढ़ा है तो जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, बचाने की जरूरत है इसको। और क्या है? उष्णकटिबंधीय। अच्छा, एक और पॉइंट जिसमें मेंशन कर लीजिएगा, इसे हॉटस्पॉट के रूप में भी क्या किया गया है? घोषित किया गया है। हॉटस्पॉट भी है ये भारत का, क्या है? मैथ में लिख सकते हैं, वर्तमान में भारत का एक हॉटस्पॉट के रूप में भी स्थित है ये। हॉटस्पॉट समझते हैं आप लोग कि नहीं समझते? मोबाइल वाला नहीं ये हॉटस्पॉट का मतलब मैं आपको बताता हूं क्या होता है। ऐसा क्षेत्र जहां पर लगभग 1200 से 1500 अलग अलग प्रकार की जीव जंतुओं वनस्पति प्रजातियां विद्यमान हो, और वो वर्तमान में कैसा संवेदनशील है, कैसा है?
संवेदनशील मतलब उसको संकट है तो उसको बचाने की जरूरत पड़ती है, तो उस पूरे क्षेत्र को अपन क्या करते हैं, उसको हम पूरा संरक्षित कर देते हैं, तो उस पूरे संरक्षित क्षेत्र को हॉटस्पॉट कहा जाता है। और यहाँ पर हम कई प्रकार के नेशनल पार्क है ना, बायोस्फीयर रिजर्व जैसी जो है हम लोग बनाते हैं, तो इस पूरे क्षेत्र को हॉटस्पॉट के नाम से ही जानते हैं। क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट। मतलब प्राकृतिक दृष्टि संवेदनशील ऐसा क्षेत्र जहां पर अलग अलग प्रकार की जो है वनस्पतियों और जीवों को संकट है, तो उस क्षेत्र को हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वर्तमान भारत का एक हॉटस्पॉट भी है, याद रखें आप लोग। चलिए, और क्या चुनौती है बताओ, और क्या चुनौती है? हाँ, वन्यजीव, अवैध वन्यजीव का शिकार हो रहा है, अवैध उत्खनन हो रहा है, ये सारे पॉइंट मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, और फाइनली क्या लिख दीजिएगा इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं, इन चुनौतियों के बावजूद भी ये प्राकृतिक जलवायु दृष्टि संपन्न तो है ही, साथ ही साथ भारत की ये जो है दूसरी लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में स्थित है, और इसे सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बस तो ये हमारा टॉपिक कवर होता है कौन सा बच्चों, वेस्टर्न घाट। मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये पूरा कैसे बना है, क्या स्थिति है इसकी पूरी, है ना। अपन इसके कल क्वेश्चनों को देख लेंगे और कल अपन एक नया टॉपिक फिर स्टार्ट करेंगे पूर्वी घाट को। ठीक है, तो कल पूर्वी घाट को इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है ना। इसमें कोई भी दिक्कत आए तो मुझे पूछिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखेंगे।